गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का जो डे है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज हम जानेंगे इस सेशन में कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा सेफ्टी रैंकिंग टेस्ट के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि आप अपनी कार की रैंकिंग दे सकते हैं कि कितनी वो आपके लिए सुरक्षित है। ओके, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये जो लेक्चर है आपको बाइलिंगुअल मिलता है। यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ वीडियो के लास्ट में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड भी कर देती हूँ। और साथ ही साथ जो है इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस लेते हैं, जिनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। उससे पहले करेंगे क्विक रिविजन, जो कि होगा कल के रिलेटेड। ओके, जो कि हमने कल पढ़ा था 29 अगस्त से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। एंड अब कर लेते हैं यहाँ पे रिवीजन अपना। तो नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में किस खेल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता होगा भाला फेंक में। ठीक है, तो भाला फेंक में अभी जो है हाल ही में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ओके, नेक्स्ट है कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो अफगानिस्तान में। और ये जो अफगानिस्तान है वो क्या है, पहले नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर कौन है? सीरिया है। नेक्स्ट है, चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नामकरण क्या किया गया है? तो शिव शक्ति जो है इसका नाम रखा गया है। चंद्रयान 3 ने जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है वहां पर शिव शक्ति नाम रखा गया है उस पॉइंट का। वैसे ही तिरंगा नाम रखा गया है जब हमने चंद्रयान 2 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था हम लोगों से वहां पे, तो उस पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा। तो बेसिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश के द्वारा अभी भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है, जिसमें उन्होंने खाद्य सामान से संबंधित हमसे मांग की है। तो बांग्लादेश है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी समंदर में छोड़ना शुरू किया है, जिससे दुनिया के कई देशों के रेडिएशन को लेकर चिंता जताई है? तो जापान का ये फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि रेडियो एक्टिव है इस पानी के अंदर। इससे क्या है, ये पानी जो है समुद्र में छोड़ने वाले हैं, जिससे जितने भी आसपास के जितने भी देश हैं और बाकी पूरे विश्व में ही इसको लेकर आलोचना की जा रही है कि इससे जो रेडिएशन है समुद्र में पूरे बड़े स्तर पर फैल सकता है। तो इन देशों में कौन कौन है? साउथ कोरिया है, चीन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। नेक्स्ट है, किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है? तो रिलायंस रिटेल ने अभी अपना नया फैशन स्टोर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है यूस्टा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ग्रीस ने जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। क्रू 7 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसे स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थ खंड को हटा दिया है? तो ईरान ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त का दिन वह दिन है जो हम भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा गर्व का दिन रहा और इतिहास बन गया पूरे विश्व में, क्योंकि चांद पर हमने अपना यहाँ पे चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है साउथ पोल पे। और हम ऐसा करने वाले क्या बन गए हैं? पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। वैसे हम 4th हैं कंट्री में देखा जाए जो कि चांद पर हमने जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। अदरवाइज हम साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले हैं।
नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज 30 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे आप जिनकी इमेज देख रहे हैं ये है मेजर ध्यानचंद। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर को हम किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझा जाए यहाँ पे थोड़ा। हॉकी के दिग्गज मेजर खिलाड़ी हैं ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत जो है हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। अगर मेनली बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय, बोल सकते हैं कि खेल दिवस, तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शारीरिक गतिविधि, खेल और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं में इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन जो है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों और खेल चैंपियनों को भी समर्पित है जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और गौरवान्वित करने के लिए खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में 26 स्कूलों में चैंपियन से मिलो और पहल का आयोजन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय खेलों में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन, पैरा ओलंपिक राष्ट्रीय मंडल खेलों की पदक विजेता भावना पटेल, टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रीय मंडल खेलों के पदक विजेता मनप्रीत सिंह सहित कुछ मुख्य एथलीट इस पहल में हिस्सा भी लेंगे। तो याद रखिएगा, बेसिक है, आपको याद रखना है 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 2022 की यहाँ पे थीम क्या रखी गई थी? तो चैंपियन से मिले, ये इस साल की थीम रखी गई है। वहीं इसका प्राथमिक उद्देश्य है सभी नागरिकों को दैनिक जीवन में खेल के महत्व और शारीरिक रूप से सक्रिय होने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग भी जरूर पूरे दिन में से इतना टाइम निकाला कीजिए ताकि आप कुछ समय जो है आपके 30 मिनट्स हो सकते हैं या फिर 50 मिनट्स हो सकते हैं, जो कि आप अपनी बॉडी को दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपके बॉडी में से पसीना निकलेगा और वो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगा। तो सिर्फ आपको अपने लिए सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं या फिर 30 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे लाइन जा रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि 29 अगस्त 2012 को ही हमने पहला राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया था। अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे। ये बात याद रखनी है, आपको सभी को पता है भी है उनके बारे में। उनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। यानी अब हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। तो इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की अपनी पहली हैट्रिक पूरी करने की मदद से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है जयंत महापात्रा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये एक साहित्यकार थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें इनकी तो ये है उड़ीसा के प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि कवि जयंत महापात्रा का निधन जो है 95 वर्ष की आयु में उड़ीसा के कटक में हो गया है। तो इनके बारे में याद रखना है, कवि जयंत महापात्रा जिनका निधन हो गया है, ये एक साहित्यकार भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान की शुरुआत की है? तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की गई है यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ब्रिटेन जो है भारत के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए अभियान की शुरुआत किया है जिसका नाम है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी।
2030 तक जो है भारत के साथ व्यापार को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ यूनाइटेड किंगडम के व्यापार और व्यापार सचिव, जिनका नाम है केमी बेडनोच, द्वारा अवसर के साथ जीवित रहे आदर्श वाक्य के साथ एक नया अभियान की शुरुआत किया है। वहीं अभियान योजना में यूके की कंपनियों के लिए लक्षित व्यापार मिशनों की एक श्रृंखला भी शामिल की है, जो कि उच्च विकास वाले क्षेत्रों में है। तो याद रखिएगा, भारत और यूके जो है साथ में मिलकर 2030 तक जो है व्यापार को दुगना करने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है अवसर के साथ जीवित रहे। तो ये टैगलाइन के साथ ही हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे यूके के साथ। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है, कौन सा राज्य का शहर है वो? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कलकत्ता शहर। तो कलकत्ता जो है वो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। कलकत्ता शहर ने महत्वपूर्ण कदम उठाकर भारतीय ट्रिपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्यूज को अपनाया है। वहीं अभी जो है ये सिस्टम वास्तविक समय में वायु प्रदूषण डेटा और पूर्ण अनुमान दोनों प्रदान करता है। कलकत्ता में एक्यूज में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करने के लिए एक जटिल सेंसर नेटवर्क लेस है, जो कि ये चेक करेगा कि उस राज्य में या फिर उस शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है, उसकी वायु की गुणवत्ता को वहां पे वो मॉनिटर करेगा। यह आईक्यू की बात करें तो मानकीकृत माप है, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर के मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है, जिसमें मूल्य 0 से 500 तक की रेंज में होगा। वहीं उच्च आईक्यू अधिक प्रदूषित वायु होगा और बढ़ी हुई स्वास्थ्य समस्या को भी दर्शाएगा। तो एक तरीके का पैमाना है 0 से लेकर 500 तक का। जिस प्रकार से वहां पे वातावरण रहेगा, जितना प्रदूषित वातावरण रहेगा, उसी के अनुसार ये जो है आंकड़े बढ़ते जाएंगे और इससे पता चलता रहेगा कि वहां का प्रदूषण कितना अधिक है और वहां पे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 यानी मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है ईरान ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ईरान के द्वारा अभी मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में इस ड्रोन को। ईरान ने मुहाजिर ड्रोन यानी कि मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है, जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। ये जो ड्रोन है वो 24 घंटे तक लगातार उड़ने में सक्षम है। साथ ही साथ इस ड्रोन की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और ये 210 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये कंटिन्यू उड़ सकता है। वही मुहाजिर ड्रोन अलग अलग हथियार और बम ले जा सकता है, जो कि 300 किलोमीटर का वॉरहेड ले जाने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। ईरान में ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। तो जो ईरान का जो ये ड्रोन बना है, जिसका नाम है मुहाजिर 10 ड्रोन, ये अमेरिका के हूबहू मिलता जुलता ड्रोन है, जिसका नाम है MQ-9 ड्रोन की तरह है। ये ड्रोन जो है 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। मुहाजिर 10 ड्रोन जो है कई तरह के बम और एंटी रडार सिस्टम लेकर उड़ान भर सकता है। वहीं यह मामला, ये जो हमला करने में भी इसके साथ जो है जासूसी में भी ये माहिर है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जो ईरान का मुहाजिर 10 ड्रोन है वो हर एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकता है, जैसे कि जासूसी करना, लगातार ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली 24 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है, 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो यहाँ पे सभी बातों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो ईरान के द्वारा जो है मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है वनस्थली विद्यापीठ को जो है इसके लिए सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी
राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। इस साल जो है वनस्थली विद्यापीठ को इससे सम्मानित किया जाएगा। वनस्थली यूनिवर्सिटी की स्थापना याद रखिएगा 1935 में हुई थी, जो कि 850 एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। इसका नाम जो है 1943 में वनस्थली यूनिवर्सिटी रखा गया था। 1983 में यूजीसी ने इसको यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा किया। अब डीम यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो डीम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जहां पर हर एक फील्ड में, या बोल सकते हैं कि हर एक तरीके का पाठ्यक्रम होता है और वहां पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी यूनिवर्सिटी को हम डीम यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके साथ ही यह यूनिवर्सिटी जो है ग्रेड से लेकर NAAC ग्रेड भी शामिल है यहाँ पर, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला निदेशक मिलेंगी? तो अभी जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर मिलने जा रही है, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं। इन्हीं को ही बनाया गया है अभी। तो कहाँ का बनाया है पहले ये जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क को जो है पहली महिला निदेशक मिलने वाली है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर पहली महिला निदेशक होंगी। तो अब समझते हैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर सोनाली घोष, जो कि अगले महीने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। असम सरकार ने पहले ही आदेश में जारी कर घोष को, इनका नाम है सोनाली घोष, इन्हीं को ही जंगल का जो कि मुखिया नियुक्त कर दिया है, जो कि 1 सितंबर के नावगांव और गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और सोनितपुर और विश्वनाथ जिले में फैले एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर इनकी नियुक्ति की है। भारत वन सेवा अधिकारी मौजूदा क्षेत्र निदेशक हैं, जिनका नाम है जितेंद्र शर्मा, को पार्क का प्रभार संभाल रहे थे, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं घोष वर्तमान में गुवाहाटी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख के कार्य में अनुसंधान, शिक्षा और कार्य योजना प्रभाग के लिए मुख्य वन संरक्षण के रूप में कार्यरत हैं। तो इतनी बातों को याद रखना है अभी आपको कि डॉक्टर सोनाली घोष को जो है अभी हाल ही में, जो कि वन संरक्षक के रूप में, इन्हें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश में किया गया है ये काम? तो फ्रांस में किया है। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे समझते हैं यहाँ की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी वहां पे प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। देश के शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है गैब्रियल अटाल, ने कहा है कि आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक अबाया को अब लड़कियां सरकारी स्कूलों में नहीं पहन सकेंगी। उनका कहना यह है कि यह प्रावधान जो है, ये जो वस्त्र है, फ्रांस की शिक्षा में लागू सख्त धर्मनिरपेक्ष कानूनों का उल्लंघन करता है। अरब देशों में मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं अपने सिर और शरीर को ढकने के लिए अलग अलग पोशाक पहनती हैं, जिसमें से हिजाब का इस्तेमाल सिर को ढकने के लिए किया जाता है। इसके अलग बुर्का और अबाया पूरे शरीर को ढकने और पहनने में प्रयोग किया जाता है। वहीं 2004 में फ्रांस में एक कानून लागू किया गया था, जिसमें छात्रों को स्कूल में धार्मिक मान्यताओं से जुड़े पराधीन वस्त्र को पहनने से रोक लगा दिया गया था। इनमें से बड़े ईसाई क्रॉस नहीं पहन सकते आप, यहूदी किप्पा और इस्लामिक हिजाब शामिल किए गए थे। लेकिन अबाया पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि पहले अबाया पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो याद रखना है, फ्रांस के स्कूलों में अब अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में सरकार ने कार की सेफ्टी रेटिंग टेस्ट के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो अभी जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा सेफ्टी रेटिंग टेस्ट एक प्रोग्राम चलाया गया है। तो उसका नाम रखा गया है BNCAP, यानी कि भारत NCAP बोल सकते
सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। BNCAP को तो आपको याद रखना है, पहले भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका नाम रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने स्वदेशी कार क्रैश स्टेट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है भारत NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जो कि 22 अगस्त 2023 से ही केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय इस प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है 22 अगस्त को ही। इसका मतलब ये हुआ है सिंपल सा कि अब भारत में बनी गाड़ियां जो कि टेस्टिंग जो है भारत में ही होगा। तो इससे आपको ये फायदा रहेगा कि जो आपकी कार है आपको पता रहेगा कि आपकी कार कितनी सुरक्षित है और उसको कितनी रेटिंग मिली है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है कि आप क्यों सेफ रह सके जब आप कार लेते हैं। तो इसीलिए इसके प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन हुआ है और वो कार्य किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्हें। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा अभी जो है प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तकों को अभी यहाँ पर विमोचन किया गया है, जो कि अनुराग ठाकुर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन आधारित किताब है, जिसकी विमोचन के मौके पर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस किताब का जो शीर्षक रखा है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी शीर्षक के साथ जो है इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। वहीं इसमें पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल यानी जून 2020 से मई 2021 तक, जून 2021 से 2022 तक की अवधि में दिए गए सभी भाषणों का यहाँ पे संकलन किया गया है और एक इस तरीके का पुस्तक को यहाँ पे बोल सकते हैं कि तैयार कर लिया गया है। इस पुस्तक का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास विश्वास। तो इसी के साथ, इस टाइटल के साथ ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 4 ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियाज क्रिकेट लिखी है। तो अमृत माथुर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।